रितु ने थके हारे कदमों से घर में प्रवेश किया तो देखा कि मम्मी जी और जेठानी बाहर बरामदे में ही बैठी हुई थी और दोनों की नजरें उसे ही घूर रही थी। अजीब सी कुटिल मुस्कान थी उनके चेहरे पर, ऐसी मुस्कान जिसने रितु को अंदर तक तोड़ दिया। साफ पता चल रहा था कि उसके मायके की एक एक खबर इन लोगों तक पहुंच गई होगी। पति दिलीप की तरफ देखा तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। आखिरकार उसके मायके की एक एक पल की रिपोर्ट मम्मी जी तक पहुंचाने में उसके पति का ही हमेशा अहम किरदार जो होता था। इस बार की महाभारत तो उन्होंने पूरे मिर्च मसाले के साथ बताई होगी। एक बार तो उसका मन किया कि सीधे अपनी कमरे में ही चली जाए, लेकिन 15 दिन बाद मायके से लौटी थी तो संस्कारवश सास और जेठानी के पैर तो छूने ही थे। आखिर मन को मारकर मम्मी जी की तरफ पैर छूने के लिए बढ़ी। तब तक दिलीप मम्मी जी के पास ही बैठ गए। जैसे ही उसने मम्मी जी के पैर छुए, मम्मी जी आशीर्वाद देने की जगह बोली, क्यों बहू, इस बार यह क्या नया नाटक हो गया तेरे मायके में? तेरे भाइयों ने तो पूरे समाज में थू थू करा दी। हमें तो बताते ही शर्म आई कि वो लोग हमारे समधियाने के लोग हैं। पर रितु कुछ न बोली, अपनी आंखों में आंसू लिए जेठानी के पैर छुए और अपने कमरे में चली गई। देखो तो, बात करते ही शर्म आ रही है। अरे सिर्फ इतना ही तो पूछा था, नहीं जवाब देना था तो मना कर देती। यूं मुंह उठाकर सीधे कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? जेठानी ने ताना मारा, अरे रहने दो बड़ी बहू, इसके परिवार में संस्कार ही नहीं है तो उसमें कहाँ से होंगे? सुना नहीं इसके दोनों भाई 12वीं पर कैसे लड़ रहे थे, वो भी बाप की जमीन जायदाद के लिए। मम्मी जी भी जेठानी को रोकते हुए पर रितु को ताना मारते हुए बोली, हाँ मम्मी, ये बात तो सही है। मुझे तो बड़ी शर्म आई वहाँ पर, कैसे बेशर्मों की तरह झगड़ रहे थे दोनों भाई। दिलीप बीच में ही बोल पड़ा। तीनों इतनी जोर से बातें कर रहे थे कि उनकी बातें अंदर तक रितु को सुनाई दे रही थी। सुनकर रितु अंदर अपने कमरे में रो रही थी। एक तो पिता की मौत का गम, ऊपर से 12वीं के दिन उसके दोनों भाई जमीन जायदाद के लिए लड़ पड़े। इससे समाज में अच्छी खासी किरकिरी हो गई। रितु जब भी मायके जाती तो अक्सर भाइयों और भाभियों के छोटे मोटे झगड़े देखकर पापा को खूब समझाती थी, पापा अपने जीते जी बंटवारा कर दो। पर पापा थे कि हर बार मना कर देते, कहते कि मेरे जीते जी तो बंटवारा नहीं होगा, बाद में दोनों आपस में बांट लेंगे। अब देखो, दोनों ने ऐसा बंटवारा किया कि पूरे समाज के सामने ही शर्मसार कर दिया। लेकिन यहाँ ससुराल वालों को तो अच्छा खासा मुद्दा मिल गया था। अब तो उठते बैठते खाते पीते इसी किस्से पर बातचीत चलती रहती। आखिर रितु भी क्या कहती, जब मायके में भाइयों ने नहीं सुनी तो यहाँ ससुराल में कोई क्या चुप कराए। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद आस पड़ोस की औरतें मम्मी जी के पास आकर बैठी तो उनके सामने ही मम्मी ने कहा, अरे आजकल तो जमीन जायदाद के लिए लोग कैसे कैसे कदम उठाते हैं, घोर कलयुग आ गया है। अब हमारे ही समधी को देख लो, उनके दोनों बेटे पिता की मौत के 12वें दिन ही जायदाद के लिए लड़ पड़े। यह बात चाय लाते हुए रितु ने सुन ली। उसने धीरे से मम्मी से कहा, मम्मी जी अब जो हो चुका उसे बार बार क्या बोलना। हाँ तो गलत थोड़ी ना कह रही हूँ, अब जो हुआ वो ही तो बोल रही हूँ। अब हर घर के बच्चों के संस्कार तो माता पिता ही डालते हैं। एक तुम्हारा परिवार देख लो जो जमीन जायदाद के लिए लड़ पड़ा, और यहाँ मेरे दोनों बच्चों को देख लो, बिल्कुल राम लक्ष्मण है, दोनों में कितना भाईचारा है। मम्मी जी ने हाथ नचाते हुए बोली। इतने में एक पड़ोसन बोली, पर कुछ भी कह नहीं सकते बहन जी, वक्त का कोई पता नहीं। राम लक्ष्मण तो भगवान है, हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारी कहाँ तुलना भगवान से। बच्चों की नीयत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए बड़ों को चाहिए कि वक्त रहते ही अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दें। बहुत कम ही भाई ऐसे होते हैं जो बराबर बंटवारा करते हैं, वरना अधिकतर तो संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं। उनकी बात सुनकर मम्मी जी तुनकते हुए बोली, होंगे ऐसे बच्चे, मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है, उन्हें तो मैंने संस्कार दिए हैं। और वैसे भी परिवार तो एक साथ ही अच्छा लगता है, यूं बंटवारा करके परिवार को तोड़ने का हमें तो कोई शौक नहीं। आखिर पड़ोसन मम्मी जी के आगे कुछ नहीं कह पाई। कुछ समय बाद मम्मी जी के मायके में उनके भाइयों ने काफी कर्ज हो जाने पर अपना एक पुराना घर बेचना चाहा। उसे बेचने के लिए कागजों पर मम्मी जी के साइन की जरूरत पड़ी, क्योंकि प्रॉपर्टी मम्मी जी के दादा के समय की थी और मम्मी जी के पिताजी इकलौते वारिस थे। अब पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए मम्मी जी के दोनों भाई और स्वयं मम्मी जी उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार थे। मम्मी जी को जिस दिन पेपर पर साइन करने के लिए जाना था, उस दिन दिलीप और बड़े बेटे आकाश दोनों ने अपने अपने काम से छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि दोनों को ही पक्का विश्वास था कि कर्ज उतारने के लिए प्रॉपर्टी बेची जा रही है,
तो मम्मी जी को जो हक है वह दिया ही नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, दोनों भाई मम्मी जी के साथ घर से रवाना हो गए। जब शाम को तीनों वापस आए तो काफी गुस्से में थे, पर सुबह से भूखे हारे तीनों खाना खाने बैठ गए। साफ पता चल रहा था कि वहाँ कोई कहासुनी हुई है, इसलिए इन तीनों ने अभी तक खाना नहीं खाया, वरना मम्मी जी अपने मायके से कभी भूखी तो नहीं आती थी। जेठानी अंदर रसोई में गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी, वहीं ऋतु उन लोगों को खाना परोस रही थी। खाना खाते खाते ही तीनों में बहसबाजी छिड़ गई। आकाश ने तो आखिर मम्मी जी से बोल ही दिया, यह क्या मम्मी, आप इतनी बड़ी दानी क्यों बन रही हो? जब भगवान खुद आपको आगे चलकर कुछ देना चाहता है तो मना क्यों कर रही हो? भला कोई घर आई लक्ष्मी को मना करता है क्या? उसकी बात सुनकर मम्मी जी बोली, अरे पर तुम उन लोगों की स्थिति तो समझो, वो लोग कर्ज में हैं, तभी तो मकान को बेच रहे हैं। अरे तो मम्मी, हम कब मना कर रहे हैं कर्ज चुकाने से? कर्ज उन लोगों ने लिया है तो वो लोग चुकाएं, पर तुम्हारे हिस्से से नहीं। तुम्हें तो तुम्हारे दादाजी की प्रॉपर्टी से कुछ तो मिलना ही चाहिए। दिलीप भी बीच में बोल ही पड़ा, तेरे सामने ही एक बार बोला तो था मैंने कि भाई पूरा हिस्सा मत दो मुझे, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो दे दो। पर वो तो अपनी स्थिति का रोना लेकर बैठ गए। अब उनके आगे मैं कुछ नहीं कह पाई। मम्मी जी ने दिलीप को समझाना चाहा, हाँ माँ, तुम्हारे पास ही धन की वर्षा हो रही है, जो इतनी आसानी से हिस्सा छोड़ने को तैयार हो गई। ये तो भला हो हम दोनों भाइयों का, जो हमने प्रॉपर्टी पर साइन नहीं करने दिया तुम्हें, वरना वो तो तुम्हारा हिस्सा पूरा का पूरा हड़प जाते। अगर हिस्सा नहीं दिया तो सच कह रहा हूँ, उनके खिलाफ कोर्ट में जाने से कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। आकाश ने कहा और खाना खाते खाते बीच में ही थाली छोड़कर उठ गया। अरे खाना तो खाते जा, सुबह से कुछ नहीं खाया, ये बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। मम्मी ने कहा, तुम ही खाना खा लो मम्मी, अपने मायके की पड़ी है, लेकिन अपने दोनों बेटों की कोई चिंता नहीं। अरे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो कम से कम हमारे लिए ही सोच लेती। तुमने तो अपनी पूरी उम्र देख ली, लेकिन हमें तो अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। कम से कम हमारे ही ऐशो आराम के बारे में सोच लेती, या हमारे भविष्य के लिए कुछ रख लेती। भाई सही कह रहा है, इतनी आसानी से आई हुई लक्ष्मी को हम जाने नहीं देंगे। आखिर जमीन जायदाद का मामला है, थोड़ा बहुत नहीं, तुम्हारा पूरा हिस्सा चाहिए। कहते हुए दिलीप भी खाना खाते खाते उठकर खड़ा हो गया और अपने कमरे में चला गया। अब मम्मी जी से रोटी का निवारण निगलते नहीं बना। उदास होकर मम्मी जी ने भी अपनी थाली को प्रणाम करके खड़ी हो गई। मम्मी अपने कमरे में जाने की हुई, तभी ऋतु की निगाह उनसे टकरा गई। उनसे कुछ भी कहते ना बना, वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। 2 दिन तक घर का माहौल ऐसा ही रहा। मम्मी अपने बेटों को समझाती रही, लेकिन दोनों तो मानने को तैयार ही नहीं हुए। 2 दिनों के बाद मम्मी के भाई का फोन आया तो घर में फिर से कहासुनी शुरू हो गई। आखिर आपके भाई की इतनी हिम्मत कैसे हुई? आप ही के हिस्से से आपको आधा हिस्सा देकर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं क्या वो लोग? साफ साफ कहो कि आप उनसे पूरा हिस्सा लोगी। आकाश ने कहा, हाँ मम्मी, अब तो कोर्ट केस होकर ही रहेगा। तुम्हारे हिस्से की 1 फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ने वाले हम लोग। देख लेना, अच्छे से सबक सिखाएंगे उन्हें। दिलीप ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अरे पर तुम दोनों समझो तो सही, वो लोग बहुत ही परेशान हैं, कैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। भगवान का दिया हमारे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों इतने से हिस्से के लिए लड़ रहे हो तुम लोग? मम्मी जी ने दोनों को समझाते हुए बोला, मम्मी तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, हम खुद ही देख लेंगे कि हमें क्या करना है। तुम में इतनी ही अकल होती तो हमें यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। दिलीप ने चिल्लाकर कहा, आप मम्मी जी से कैसी बातें कर रहे हो? अचानक ऋतु बीच में बोल पड़ी, तुम तो चुप ही रहो, हम तो फिर भी अपने घर में इस तरह की बातें कर रहे हैं। तुम्हारे भाइयों ने तो तुम्हारे पिता की 12वीं में क्या किया था वो तुमने देखा नहीं था क्या? संस्कार तो तुम लोगों में है नहीं और हमारे बीच में बोल रही हो। ऋतु को बीच में बोलता देखकर दिलीप चिढ़कर बोला, आखिर कौन सा पति बर्दाश्त करेगा कि उसकी पत्नी इस तरह से परिवार के सामने उसे चुप रहने के लिए कहे? ऐसे में पत्नी को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके मायके पर तानाकशी कर दो, अपने आप ही चुप हो जाएगी। मेरे मायके में क्या हुआ मैं अच्छे से जानती हूँ, हम तो संस्कारी नहीं है, पर आप लोग तो संस्कार वाले हैं। आप क्यों लड़ रहे हो? उस दिन मेरे भाइयों को देखकर आपको बड़ी शर्म आ रही थी, पर आज आप क्या कर रहे हो? मेरे भाई तो आपस में ही लड़ रहे थे, पर तुम लोग तो जायदाद के लिए अपनी मम्मी तक से लड़ रहे हो। ऋतु ने कहा तो दिलीप गुस्से में आग बबूला हो गया। ऋतु पर हाथ उठाने के लिए वो आगे बढ़ा तो मम्मी ने उसे रोकते हुए ऋतु से कहा, बहू तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? तू अपने मायके में भी नहीं बोल रही तो यहाँ पर भी मत बोल। यह सही कहा मम्मी जी, मैं तो अपने मायके में भी नहीं बोली थी,
यहाँ तो बोलने का मुझे बिल्कुल भी हक नहीं, पर मम्मी जी एक सलाह जरूर दूंगी। मेरे भाई तो मेरे पिता के मरने के 12वें दिन जायदाद के लिए लड़ पड़े थे, लेकिन आपके दोनों बेटों को कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपने जाने से पहले खुद ही बंटवारा करके जाना। जमीन जायदाद है ही ऐसी चीज जो अच्छे अच्छे संस्कारों को धराशायी कर देती है। कहकर ऋतु अंदर कमरे में चली गई, लेकिन ऋतु के मुंह से कड़वी सच्चाई सुनकर मम्मी जी सोचने पर मजबूर हो गई। आखिर सही ही तो कह रही थी वो, लेकिन मम्मी जी की आखिर चली भी कहाँ। ना तो मम्मी जी कभी अपने जीते जी जमीन जायदाद का बंटवारा कर पाई, क्योंकि दोनों बेटे किसी भी तरह से उनके बंटवारे से संतुष्ट नहीं हो रहे थे और उसे सही नहीं मान रहे थे, और ना ही अपने मायके में अपना हिस्सा छोड़ पाई, क्योंकि उनके दोनों बेटों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। सिर्फ छोटा तो मायके से हमेशा के लिए संबंध, और आज मम्मी जी के दिए हुए सारे संस्कार दोनों भाइयों में साफ दिखाई दे रहे थे।